हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान। अध्याय 13 है आपका हमारा पर्यावरण के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिटेल में चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। तो आज आपकी चैप्टर होगी हमारा पर्यावरण और इन्वायरमेंट के बारे में। तो आइए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो देखें ध्यान से, हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं, ठीक है। तो आप लोग पर्यावरण के बारे में सुने होंगे, कहाँ कहाँ सुने होंगे, आइए देखते हैं। इस शब्द का प्रयोग टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि जो पर्यावरण शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द जो है, इससे आप लोग परिचित होंगे, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग जो है टेलीविज़न पर भी किया जाता है और न्यूज़पेपर समाचार पत्रों में और हमारे आसपास के लोगों को द्वारा भी पर्यावरण के बारे में बातें की जाती हैं, ठीक है। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण अर्थात वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था, ठीक है। तो आपके घर के या हमारे घर के अगल बगल बूढ़े बुजुर्ग जो होंगे, वह अपने समय के पर्यावरण की तुलना आज के पर्यावरण से करते हैं और उनके द्वारा आप कहते हुए सुने होंगे कि हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण अर्थात वातावरण नहीं रहा जैसा कि पहले था। दूसरे कहते हैं कि हमें स्वस्थ पर्यावरण में काम करना चाहिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि कैसे पर्यावरण में काम करना चाहिए। तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमें स्वस्थ हेल्दी पर्यावरण में काम करना चाहिए और हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि अब वह पर्यावरण नहीं रहा, वह वातावरण नहीं रहा जैसा हम लोगों के टाइम में था। इसका मतलब आज का पर्यावरण जो है वह परिवर्तित हो चुका है, वह स्वास्थ्य के लिए उतना सही नहीं है जितना सही पहले था। तो आइए देखते हैं। पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आप चर्चाएं टेलीविज़न पर, समाचार पत्रों पर, आसपास के लोगों के द्वारा, बुजुर्ग के द्वारा सुनते हैं, उसी तरह की चर्चाएं जो हैं, जो पर्यावरण से संबंधित हैं, पर्यावरण की जो समस्याएं हैं, उनसे रिलेटेड समस्याएं जो हैं, वह विकासशील देश, ठीक है, और जो विकसित देश हैं, उनका एक वैश्विक सम्मेलन होता है। कई देशों के लोग बुलाए जाते हैं और इस पर चर्चा की जाती है। तो पर्यावरणीय समस्याओं की चर्चा के लिए विकसित और विकासशील देशों के वैश्विक सम्मेलन भी नियमित रूप से होते रहते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित जो भी बातें होती हैं, उनकी सम्मेलन जो है विश्व स्तर पर किया जाता है, ठीक। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो इस चर्चा में, इस अध्याय में हम लोग यह बात करेंगे कि यह जो पर्यावरण है, इस पे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार इंटरेक्शन करते हैं, किस प्रकार अन्योन्य क्रिया करते हैं और हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों की चर्चाएं जो हैं इस अध्याय में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 13 की पहली हेडिंग। तो सबसे पहली हेडिंग है आपकी पारितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। पारितंत्र क्या है और इसके घटक क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पारितंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसके कंपोनेंट के बारे में, इसके घटक के बारे में, ठीक है। देखिए ध्यान से, सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव और मानव तथा भौतिक कारक, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी जीव की बात हो रही है, सभी जीव, जिसमें पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मानव भी है और उसके साथ साथ भौतिक कारक भी है,
फिजिकल फैक्टर भी हैं, में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। ठीक है, इनमें आपस में क्या होती है, इंटरेक्शन होता है, वो आपस में कुछ न कुछ क्रियाएं होती रहती हैं तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो परस्पर आपस में क्रियाएं होती हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सभी जीव आपस में अन्योन्य क्रियाएं करते हैं और नेचर में, प्रकृति में उनका संतुलन बना रहता है। इसमें पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव, मानव और भौतिक कारक जो आपस में परस्पर अन्य क्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। किसी क्षेत्र में के सभी जीव, ठीक है, किसी एरिया की अगर बात किया जाए तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा पर्यावरण, वातावरण, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक, ठीक है, एबायोटिक फैक्टर, अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि किसी क्षेत्र के सभी जीव और वातावरण, ठीक है, सभी जीव शामिल हैं। सभी जीव में अभी हमने आपको बताया कि पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मानव हैं, भौतिक कारक। ठीक है, ये सभी जीव में आ गए, पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, मानव और भौतिक कारक। ठीक है, भौतिक कारक किस में आ जाएंगे, वातावरण में आ जाएंगे। तो किसी भी क्षेत्र के, किसी भी एरिया के सभी जीव और वातावरण, ठीक है, किसी भी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम की रचना करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि पारितंत्र में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो आप कहेंगे कि पारितंत्र में जीव और अजीव दोनों भाग लेते हैं। जीवी कारक कौन है, कहेंगे पौधे हैं, जंतु हैं, सूक्ष्म जीव हैं, मानक हैं। वातावरण में कहेंगे कि भौतिक कारक जो हैं, जो वातावरणीय कारक हैं, जिन्हें हम अजैव कारक कहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र का निर्माण जो है जैव और अजैव दोनों मिलकर करते हैं। बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों आपस में मिलकर पारितंत्र का निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। अतः एक पारितंत्र में सभी जीव के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। ठीक है, तो एक पारितंत्र की अगर बात की जाए, एक इकोसिस्टम की बात की जाए, तो उसमें क्या होंगे, उसमें सभी जीव के जैव घटक होंगे जो बायोटिक फैक्टर होंगे, तथा अजैव घटक जो एबायोटिक फैक्टर होंगे, जो एबायोटिक फैक्टर होंगे वे सब होंगे। तो एक इकोसिस्टम में, एक पारितंत्र में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि जो वातावरण में अजैव कारक कौन है, भौतिक कारक कौन है। देखें ध्यान से, भौतिक कारक जैसे कि ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज, ये सब अजैव घटक में आएंगे, एबायोटिक फैक्टर है। वर्षा, ताप, वायु, मृदा, खनिज, ये सब क्या है, अजैव घटक हैं, एबायोटिक फैक्टर हैं। इनको भौतिक कारक कहा जाता है, इनको फिजिकल फैक्टर कहा जाता है। ठीक है, आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं पारितंत्र के बारे में। तो एक उदाहरण लेते हैं हम बागीचे का। ठीक है, एक इकोसिस्टम चुनते हैं, बागीचा। उदाहरण के लिए यदि आप बागीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे, ठीक है, अगर आप बागीचे में जाएं और बागीचे के पारितंत्र का अध्ययन करें तो बागीचे में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, और जो चीजें मिलेंगी वो आपस में कैसे जुड़े रहेंगी, आइए उनके बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप बागीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे, जैसे कि वहाँ पर आपको घास दिखेगा, वृक्ष दिखेंगे, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल दिख सकते हैं, सजावटी पौधे दिखेंगे, मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यह सभी सजीव जो हैं आपस में परस्पर इंटरैक्ट करते हैं,
आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन और अन्य क्रियाकलाप पारिपंत के इकोसिस्टम के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यदि आप बागीचे में जाएंगे तो आपको विभिन्न तरह के पौधे, जीव जंतु, पेड़ दिखाई देंगे और यह जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे आप दिखाई देंगे वह एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, उनमें आपस में परस्पर अन्योन्य क्रिया होगी। ठीक है, उनकी वृद्धि, जनन और अन्य क्रियाकलाप जो है पारितंत्र के अजैव घटक द्वारा प्रभावित होती है। अतः बागीचा जो है, गार्डन जो है, एक पारितंत्र है। बगीचा क्या है? अतः यह बगीचा एक पारितंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि यदि आप बागीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे कि घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे और यह सभी सजीव जो हैं वो परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इनकी वृद्धि, जनन, अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों द्वारा प्रभावित होती है। अतः बगीचा एक पारितंत्र है। ठीक है, इसी तरह से और भी पारितंत्र का उदाहरण हम लोग लेते हैं, जैसे कि वन, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी एक पारितंत्र है, तालाब भी एक पारितंत्र है, झील भी एक पारितंत्र है। ठीक है, तो बागीचे के अलावा वन, तालाब, झील यह भी सब आपके पारितंत्र का, इकोसिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, अब ये पारितंत्र कैसे हैं? ये सब प्राकृतिक पारितंत्र है, इनको नेचर ने तैयार किया है। ठीक है, जो नेचर के द्वारा तैयार किए गए हों उन्हें हम प्राकृतिक पारितंत्र कहेंगे। वन, तालाब, झील जो नेचर ने बनाया हो, जबकि जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, जो पोखरा मनुष्य के द्वारा खोद कर तैयार किया गया हो, जो खेत मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया हो, वो सब कृत्रिम पारितंत्र कहलाएंगे। ठीक है, पेड़ पौधे लगा के बागीचा मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया हो तो वह कृत्रिम पारितंत्र कहलाएगा। लेकिन वन जंगल जो है खुद से तैयार हुआ हो तो वह हम नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र, नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएगा। देखें ध्यान से, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित पारितंत्र है। ठीक है, तो बगीचा और खेत जो है वह मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम है, पारितंत्र है। ठीक, तो पारितंत्र भी आप देख रहे हैं कि दो तरह के हैं। एक पारितंत्र है आपका नेचुरल पारितंत्र, नेचर के द्वारा जो प्राकृतिक पारितंत्र है, और एक है कृत्रिम पारितंत्र। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अभी तक आपने पारितंत्र के बारे में पढ़ा, अब देखें ध्यान से। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप जब क्लास 9th में थे तो वहां पर ये सारी चीजें पढ़े हैं। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जो जीवन निर्वाह के आधार है, जीवन निर्वाह के आधार, ठीक है, जीवों को कितने भागों में बांटा गया? जीवन निर्वाह के आधार पर तो जीवों को 3 भागों में बांटा गया। एक है उत्पादक, प्रोड्यूसर, ठीक है, जो भोजन को तैयार करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जिनको कहते हैं, स्वपोषी। और एक होते हैं उपभोक्ता, कंज्यूमर्स, खाने वाले, ठीक है, कंज्यूमर्स। और एक होते हैं अपघटक, डीकम्पोजर। तो यह आप 9th में पढ़े थे कि पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार पर, जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला क्या है? उत्पादक, प्रोड्यूसर। दूसरा है उपभोक्ता, कंज्यूमर। और है तीसरा अपघटक, डीकम्पोजर, वर्गों में बांटा गया है। आइए स्मरण करने का प्रयास करें। ठीक है, जो 9th में आप पढ़े हैं, आइए उनकी चर्चा करते हैं, उनको याद करें। आइए स्मरण करने का प्रयास करें कि जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था,
ठीक है, जो स्वनिर्वाह पारितंत्र हैं, जो अपने जिंदा रहने के लिए इकोसिस्टम तैयार होता है, ठीक है, जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था, कौन कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन से जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ तैयार करते हैं। कार्बनिक पदार्थ मतलब शर्करा, चीनी और मंड, स्टार्च का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन से जीव सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं। कार्बनिक पदार्थ मतलब शर्करा, ग्लूकोज, चीनी, स्टार्च, मंड का निर्माण करते हैं। तो इसका आंसर है सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल, सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल। और वो भी नीलहरित शैवाल कौन? जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता हो। हरे पौधे तो सभी लोग प्रकाश संश्लेषण करेंगे, लेकिन नीलहरित शैवाल केवल वही जिनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, वे इसी वर्ग में आते हैं और उत्पादक कहलाते हैं। इसी वर्ग में आते हैं और इनको क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर में कौन आएंगे, उत्पादक में कौन आएंगे? तो उत्पादक में आपके होंगे सभी हरे पौधे और कुछ नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता है। और सभी हरे पौधे तो करेंगे ही। ठीक है, तो क्वेश्चन था, उसका आंसर है कि सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं और इनको उत्पादक कहा जाता है, इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। थोड़ी चर्चा करते हैं उपभोक्ता के बारे में। देखें ध्यान से, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि सभी जीव, चाहे वो डायरेक्ट तरीके से या फिर इनडायरेक्ट तरीके से, इन्हीं उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए। या तो डायरेक्ट भोजन करते हो, जैसे जो भी प्रोड्यूसर हैं, नीलहरित शैवाल और पौधे, ग्रीन ग्रास, जितने हरे पौधे हैं, या तो जीव जो है डायरेक्ट हरा पौधा को खाता होगा, ग्रीन ग्रास को खाता होगा, या फिर वह ग्रीन ग्रास खाने वाले जीवों को खाता होगा। अगर वह ग्रीन ग्रास डायरेक्ट खाता है तो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है, अगर वह ग्रीन ग्रास खाने वाले जीवों को खा रहा है तो फिर इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो सभी जीव, जितने भी जीव हैं, वह या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर परोक्ष रूप से, या तो डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से अपने निर्वाह के लिए, अपने जिंदा रहने के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं, इन्हीं प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं, इन्हीं प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये जीव, ठीक है, उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन? ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, तो जो प्रोड्यूसर है, जो भोजन का निर्माण कर रहा है, वो तो प्रोड्यूसर हो गया, जिसमें आपके ग्रीन पौधे आ गए और ब्लू ग्रीन एल्गी आ गई। ठीक है, और जो उनको खा रहे हैं वो सब किस में आ गए? उपभोक्ता में आ गए, कंज्यूमर में आ गए। तो ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी
और सर्वाहारी यों परजीवी में बांटा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि उपभोक्ता जो है, कंज्यूमर खाने वाले जो हैं, उनको हम मुख्यतः 4 भागों में बांट रहे हैं। पहला है आपका शाकाहारी, हर्बीओर। दूसरा है आपका मांसाहारी, कार्निओर। तीसरा है सर्वाहारी, ओमनीओर। और है परजीवी, पैरासाइट। इनमें बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज है, क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग के उदाहरण बता सकते हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आप 4 प्रकार बताए हैं मुख्यतः उपभोक्ता के बारे में, कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी, इनका एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, इनका उदाहरण बताइए। ठीक है, यह क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक एक्टिविटी के बारे में हम लोग चर्चा करें। एक्टिविटी 13.1। ठीक है, एक्टिविटी 13.1 देखते हैं। चलिए 13.1 बात करें तो क्रियाकलाप जो आपका 13.1 है, इसमें बताया गया है कि संभवतः आपने एक जल जीवशाला को देखा होगा या फिर देखी होंगी। एक्वेरियम, जल जीवशाला, जिसमें मछलियों को पाला जाता है। शीशे का एक चेंबर होता है जिसमें मछलियों को पाला जाता है, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाती है, उसे जल जीवशाला या एक्वेरियम कहते हैं। तो संभवतः आपने एक जल जीवशाला देखी होगी। आइए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप एक्वेरियम को देखे होंगे और इसके बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? हाँ, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, तो जल जीवशाला बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान रखना होगा? जल जीवशाला बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? तो सबसे पहला बात है, आपको मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए एक बड़ा जार भी आप ले सकते हैं। जल होना चाहिए, ऑक्सीजन की व्यवस्था होनी चाहिए और भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो एक्वेरियम तैयार करने के लिए आपको इन चीजों की व्यवस्था करनी होगी। मछली को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान हो, जल हो, ऑक्सीजन हो और भोजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हम करेंगे? तो हम एक वायु पंप लगाएंगे, वातुत्र लगाएंगे, जो ऑक्सीजन को पंप करते रहेगा। ठीक है, जो लगातार जो है एक्वेरियम के पानी में ऑक्सीजन को भेजता रहेगा। मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है। ठीक है, तो मछलियों के लिए जो भोजन है वह मार्केट में उपलब्ध होता है, वो भोजन का काम करेगा। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। अगर आप एक्वेरियम में कुछ पौधे भी लगा देंगे तो ये अपने आप काम करने लगेगा। इसके लिए जो है पौधा ऑक्सीजन जो है देता रहेगा और आपको बाहर से ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा देते हैं तो यह एक स्वनिर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि यह कैसे होता है? ठीक है, प्रश्न है कि यह स्वनिर्वाह तंत्र कैसे बन जाएगा? अभी आपने देखा कि ऑक्सीजन के लिए पंप लगाने की जरूरत पड़ी थी। फिर क्वेश्चन किया जा रहा है कि यह स्वनिर्वाह तंत्र कैसे बन जाएगा? तो आप जानते हैं कि पौधे जो हैं वह ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो पानी में ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको बाहर से पंप लगाने की जरूरत नहीं होगी। एक जल जीवशाला मानव निर्मित पारेतंत्र का उदाहरण है। ठीक है, जल जीवशाला जो है वह मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया इकोसिस्टम का उदाहरण है। क्या हम जल जीवशाला बनाने के उपरांत इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं? आपने जल जीवशाला तैयार कर लिया, तैयार करने के बाद आप छोड़ देंगे? नहीं, उस पर साफ सफाई का भी ध्यान देना होगा। कभी कभी यदा कदा इसकी सफाई की भी आवश्यकता है। ठीक है, क्या हमें इसी प्रकार तालाबों और झीलों की भी सफाई करनी चाहिए? जरूर, तालाब और झील की भी सफाई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं? ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
कि तालाब और झीलों की सफाई क्यों करना चाहिए, इसके क्या रीजंस हैं, और क्यों नहीं करना चाहिए उसके क्या रीजंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका एक्टिविटी नंबर 13.1 क्रियाकलाप 13.1। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आगे के टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं, कंप्लीट कर लिया जाए, फिर अगले टॉपिक से देखा जाएगा। हाँ, तो क्वेश्चन था कि क्या इनमें से प्रत्येक प्रकार के वर्ग का उदाहरण बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, अभी आपको उदाहरण सब मिलते जाएंगे। एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दें। ठीक है, अगर आप जो एक्वेरियम तैयार किए हैं उसको साफ सफाई ही ना करें तो क्या होगा, इससे कुछ मछलियां और पौधे इसमें मर भी गए हैं। ठीक है, तो अगर आप जल जीवशाला जो तैयार किए हैं उसका साफ सफाई नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर एक्वेरियम की साफ सफाई नहीं होगी तो मछलियां जो हैं मर जाएंगे, पौधे भी सूख सकते हैं। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब एक जीव मरता है। ठीक है, अगर कोई जीव मर जाए तो क्या होगा, तो जब जीव मर जाएगा तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको डिकम्पोज करने का काम करेंगे, उनको सड़ाने का काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि क्या होता है जब एक जीव मरता है। जीवाणु और कवक जैसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन कर देते हैं, मरे हुए जीवों को टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक कहते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, डिकम्पोजर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं। ये जो डिकम्पोजर हैं जीवाणु कवक, ये जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदल देते हैं जो मिट्टी अर्थात भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको पौधा जो है फिर से यूज कर लेगा इन अकार्बनिक पदार्थ को, तो जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब प्रश्न है कि अगर यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर न हो तब क्या होगा। इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं और पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो अगर डिकम्पोजर नहीं रहेंगे तो यह पूरा पृथ्वी जो है इन्हीं से भर जाएगी, मरे हुए जीवों से, जंतुओं से भर जाएगी। इसलिए डिकम्पोजर का होना जरूरी है। क्या अपमार्जक के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती रहती है। ठीक है, तो अगर अपमार्जक नहीं रहेंगे तो यह अकार्बनिक पदार्थ मिट्टी में वापस कैसे आएंगे। ठीक है, तो यह एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, वापस नहीं आ पाएंगे। तो इनकी अनुपस्थिति में मृत जंतुओं और पौधों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। अपमार्जक के न रहने पर भी मृदा की प्राकृतिक पुनः पूर्ति होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो अगर अपमार्जक नहीं रहेंगे तो इनकी पूर्ति नहीं होगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक आप देख रहे हो यह है आपका आहार श्रृंखला और जाल के बारे में। तो इसकी डिस्कशन जो है हम लोग अगले टॉपिक में किया जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में किया जाएगा। उससे पहले जो है अभी एक क्रियाकलाप 13.2 के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो आप देख रहे हैं कि अभी जल जीवशाला बनाते समय, ठीक है, 13.1 में जल जीवशाला आप तैयार करने की बातें कर रहे थे, एक्वेरियम के बारे में।
तो जल जीवशाला बनाते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। जल जीवशाला बनाते समय क्या आपने इस बात को ध्यान रखा कि ऐसे जलीय जीवों को साथ न रखें जो एक दूसरे को खा जाए। तो आपको यह ध्यान देना है कि जल जीवशाला में ऐसे जीव न रहें जो एक दूसरे को ही खाने लगें, एक दूसरे को ही मारने लगें, ठीक है, अन्यथा क्या हुआ होता। अगर ऐसा रखेंगे तो जंतुओं की संख्या जो है, छोटी मछली जो है, बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा जाएगी, ऐसा भी होगा, ठीक है। या फिर मछलियों और ऐसे भी जीव रख दिए जल जीवशाला में जो दूसरे जीव को ही खा जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। तो समूह बनाइए और चर्चा कीजिए कि उपरोक्त समूहों में जीव एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं, ठीक है। समूह बनाइए, आपस में ग्रुपिंग कीजिए और आपस में डिस्कशन कीजिए कि कैसे यह जीव जो हैं एक दूसरे पर किस प्रकार निर्भर करते हैं। जलीय जीवों के नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि जलीय जीव का जब आप नाम लिखेंगे तो यह ध्यान देना है कि एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक क्रम में देखना है कि कौन किसको खाता है, इस अनुसार आपको सेट करना है। जलीय जीव का नाम उसी क्रम में लिखिए जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तथा एक ऐसी श्रृंखला की स्थापना कीजिए जिसमें कम से कम 3 स्टेप हो, 3 चरण हो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक श्रृंखला आपको तैयार करना है जिनके 3 स्टेप हो, ठीक है। पहले स्टेप को सबसे नीचे लिखें, फिर दूसरे स्टेप को फिर सबसे ऊपर वाले तीसरे स्टेप को, ठीक है। यह आपको करना है। क्या आप किसी एक समूह को सबसे अधिक महत्व मानते हैं, क्यों और क्यों नहीं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इन सब का आंसर ढूंढना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।